इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था नहीं, इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट थे। फिर मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा क्या हाल था, तो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल दोनों कम था। प्रोडक्शन मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी मतलब जमीन पर जितना प्रोडक्शन 1 हेक्टेयर पे होना चाहिए नहीं होता था। हम रेनफॉल पे बहुत डिपेंडेंट थे। हमारा फार्मिंग का तरीका सबसिस्टेंस था, मतलब उतनी फार्मिंग करते थे जितने हमारे घर की जरूरत होती थी। ओनर और टीजर को ब्रिटिशर ने सेपरेट कर दिया था, सारी जमीनें जमींदार को दे दी थी, और जो किसान असली मालिक था वो केवल खेती करते रह गया, तो उसका कोई फायदा नहीं होता था। जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे, जिसके कारण बड़े लेवल पे फार्मिंग नहीं होती थी। आप लोग को इतनी चीज ध्यान है क्या, ये बताओ? आपको इतनी चीज याद है जो मैंने कल पढ़ाई थी? हाँ या ना बोल दो तो मैं आगे बढ़ूंगा। याद। अब इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आप बताइए कि एग्रीकल्चर के बर्बादी के दो रीजंस क्या थे। दो कारण क्या थे कि एग्रीकल्चर इतना बैकवर्ड था। तो एक कारण तो कल मैंने आपको बता दिया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे। एग्रीकल्चर को इसके कारण बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुआ। जब किसान जो था अपने खेत का मालिक होता था, पूरी कमाई उसके पास होती थी, जैसे विजय के पास पूरा 100 रुपए आता था, तो प्रोस्पेरिटी में रहता था, खुश रहता था। पर ब्रिटिशर ने आके क्या किया, जमीनों पे कब्जा करा दिया, किसका? जमींदार का। और जिसका खेत था बस वो खेती करता था। अब जब 100 रुपए की कमाई होती थी तो जमींदार ब्रिटिशर उसे पूरा खा जाते थे, और किसान के हाथ में कुछ नहीं आता था, तो किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब रहता था। इसके कारण एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था। तो लाइंस पढ़ लो ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो इसमें, ठीक है? लाइंस को अच्छे से पढ़ लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया। ये ट्रायंगल रिलेशनशिप था। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप मतलब एक साइड में यहाँ पे अंग्रेज है, ब्रिटिश है, इधर जमींदार है, ठीक है, और इधर कौन है? फार्मर है। सारी मेहनत कौन करा? फार्मर करा। कमाई कौन रखा? जमींदार। तो अगर 100 रुपए कमाई हो रही है तो इसने क्या किया? 65 रुपए अपने पास रखे, 65, ठीक है, सेल्फ के लिए रख दिया। ब्रिटिशरों को टैक्स दे दिया कितना? 30 रुपीज का। और जो थोड़ा बहुत बचा 5 रुपए, वो किसान को दे दिया। तो ये ट्रायंगल रिलेशन चलता था, मेहनत करे किसान, पैसा खा जाए अंग्रेज और जमींदार। इसके कारण बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। तो इसके फीचर्स क्या ध्यान रखोगे? जमींदार को जब सॉइल्स का परमानेंट ओनर बना दिया गया था, वही जमीनों के ओनर थे। वो ब्रिटिशर को एक फिक्स सम मतलब टैक्स पे किया करते थे, जिसको लैंड रेवेन्यू बोलते थे, और उसके बदले में वो किसानों से जितना निकलवा सकते थे, उनका पूरा पैसा भी रख लेते तो किसान कुछ नहीं कर सकते थे। आप बताओ लैंड रेवेन्यू समझ आया कि नहीं? अंग्रेजों के सपोर्ट से जमींदारों ने जमीन पे कब्जा कर दिया था। अब उसके एवज में वो ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया करते थे, और किसानों को जितना परेशान करना हो कर सकते थे, ये अलाउड था। तो लैंड रेवेन्यू सबसे पहला कॉस्ट था जिसके कारण हमारी जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था। लेकिन ये अकेला कारण नहीं था, एक और कारण था जिसको बोलते हैं फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, सिखा दे रहा हूं क्या है था। सपोज करो एक खेत है, ये विजय का है, तो विजय इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर ये खेत विजय का है तो विजय इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो, क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर ये फार्म विजय का है तो विजय इसमें क्या बनाएगा? आप बताओ, क्या रेस करेगा? वो उसमें ऐसे क्रॉप्स रेस करेगा जो उसको बेनिफिट देंगे, मतलब जिससे उसका घर चल पाएगा, फैमिली चल पाएगी। सही बात है कि गलत बात है? विजय का खेत है तो वो क्रॉप उगाएगा जो उसका घर का भला होगा, जिससे उसका बेनिफिट होगा, उसका फैमिली खुश रहेगी। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। ब्रिटिशर लोग क्या करते थे कि जैसे विजय एक आम किसान है, विजय को ये जो अंग्रेज थे ये फोर्स करते थे। फोर्स का मतलब पहले लालच देते थे, नहीं मानता था तो गोली मार देते थे कि विजय तुम अपने फार्म में वो बनाओगे विच ब्रिटिशर्स वांट, जो ब्रिटिशर कहेंगे। अब ब्रिटिशर का कहना यह था कि ब्रिटेन में
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना था। ध्यान से मेरी बात को सुनना, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा इंडस्ट्री को बढ़ाना था। तो इसके लिए रिक्वायर्ड थी डाई, नील। हमेशा याद रखो डाई बनती है इंडिगो से। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने विजय जैसे फार्मर्स को धमकाया कि तुम्हारे खेतों में सिर्फ इंडिगो का प्लांटेशन होना चाहिए, मतलब नील का प्लांटेशन होना चाहिए, उसके अलावा तुम कोई क्रॉप रेज नहीं कर पाओगे। तो फार्मर इसमें भूखा मर गया। वो सिर्फ अपने खेतों में डर के मारे नील उगाता था, इससे जो सॉइल है वो भी खराब हो गई और फार्मर अपने बेनिफिट के लिए क्रॉप रेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जितना भी नील अपने खेतों में इंडिगो उगाते थे सारा का सारा ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता था। फिर वहां जो कपड़े बनते थे वो इंडिया में जाके बेच दिए जाते थे। आपको मेरी कहानी कितनी समझ आई? पहले फार्मर की मर्जी थी, उसको जो रेस करना है करे, पर ब्रिटिशर ने बोला तुमको सिर्फ क्या बनाना पड़ेगा, इंडिगो रेस करना होगा, नील, जो कहाँ काम आएगा, ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आएगा। तो फार्मर मजबूर होके वही करने लग गया। अब कपड़े बनते ब्रिटेन में थे और उसको भारत में लाके लोग बेच देते थे, तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया ऐसे। तो दो कारण थे बर्बादी के, याद रखना। एक जमींदारी सिस्टम कारण था और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था भैया आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आप सभी को समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आप सभी को समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आ गया? इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा, आएगा तो मेरे को बताना। बात नहीं मानते थे, गोली मार देते थे भाई, पावर जिसके पास हो। अच्छा, पावर जिसके पास हो तो कुछ भी कर सकता है ना, तो मरवा देते थे किसानों को। तो आपको अगर क्वेश्चन आया ना कि एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के क्या रीजन थे, तो आप ये लिख के आना, ठीक है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम और फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या आपको मेरी बात समझ आई, हाँ या ना ये बता दो। हाँ भाई, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया। ये समरी है डब्बे में, पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डब्बे में समरी दी हुई है, ये आपकी चॉइस है, सेल्फ रीड है ये सेल्फ रीड है, लगे तो पढ़ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर हमारा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद बारी आती है हमारे देश की इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन थी? तो याद रखो, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, कोई भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वो प्लेस होती है जहां पे प्रोडक्शन होता है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये बात मुझे भी पता है। अब होता क्या है कि जब किसी देश में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जब किसी देश में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और जब किसी देश में इंडस्ट्रीज बर्बाद होती हैं, इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होती हैं, तो इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। पहले तो इस बात पे फोकस करो, जब इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे, जब इंडस्ट्रीज बर्बाद होंगी तो इन्हें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर ने हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होगा? आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर ने हमारे देश में क्या किया होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया होगा? आप डी लिख दोगे, आई लिख दोगे तो मेरे को समझ आ जाएगा। क्या किया होगा अंग्रेजों ने हमारे देश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? ब्रिटिशर्स ने बेटा हमारे देश में ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमारे देश की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। कैसे किया? दो रास्तों से किया, दोनों रास्ते बता रहा हूं। हमारे यहाँ जो सबसे ताकतवर इंडस्ट्री थी वो हमारी हैंडीक्राफ्ट थी। हमारे देश के कालीन जो होते थे या कपड़े जो होते थे पूरी दुनिया में बिकते थे। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश की जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, इसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा, न्यू इंडस्ट्रीज को बढ़ने नहीं दिया, इसकी ग्रोथ को एकदम स्लो कर दिया। स्लो को ब्लीक भी बोलते हैं।
ब्रिटिशर चाहते थे हम कभी आबाद ना रहे, वो हमको बर्बाद करके गए। तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो बहुत बड़ी ताकत थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक, उसको बर्बाद किया और नई इंडस्ट्रीज को सेट होने नहीं दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई। आप बताओ, आपको बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई मैंने जो बोला। उन्होंने हमारी ताकत को खत्म किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया और नई इंडस्ट्री को ग्रो नहीं होने दिया। ऐसा ब्रिटिशर ने किया। कैसे, वो भी सिखा रहा हूं, तो पहले तो इस वर्ड को टिक करो, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिखाता है ब्रिटिश रूल में। ये दो चीजें शो करता है। सबसे पहला, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बर्बाद होना, और दूसरा मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ को स्लो कर देना। ये दो काम ब्रिटिशर ने हमारे साथ किए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद किया और हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि आप बताइए कि हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डीके हुई। डीके मतलब डिस्ट्रॉय कैसे हुई, बर्बाद कैसे हुई, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन कि ब्रिटिशर ने, भाई बताइए हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को किस प्रकार से बर्बाद किया। तो सबसे पहले उनका बर्बाद करने का तरीका था, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी। टैरिफ मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स, इस पे टैक्स। अब मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना। जब एक इंडियन किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था तो उस पर ब्रिटिशर डबल टैक्स लगा देते थे। जैसे कि इंडियन को एक सामान एक्सपोर्ट करना है चाइना में, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक इंडियन बंदे को उस समय मान लो चाइना में सामान एक्सपोर्ट करना है, तो ये क्या करा करते थे भाई लोग, उस पर डबल टैक्स लगा देते थे। तो जैसे सामान की कीमत 100 रुपए है, ये कॉस्ट है, और उस पर टैक्स लगा दिया जाता था 200 रुपए, तो सामान की कीमत हो जाती थी 300 रुपए। और जब सेम वही अंग्रेज जो है ब्रिटिशर, वो चाइना का वो माल बेचता था तो कोई टैक्स नहीं लगता था, नो टैक्स। तो सामान की कॉस्ट अगर 100 रुपए है और टैक्स है नील, कुछ नहीं देना है, तो अंग्रेज का सामान कितने में जा रहा था, 100 में, और हमारा सामान 300 में। तो बताओ चाइनीज पर्सन किसका सामान खरीदेगा, चाइनीज पर्सन किसका सामान खरीदेगा, हमारा कि अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का? आप बताओ। हम एक्सपोर्ट करते थे भाई, टैक्स भर के लगा देते थे, उनके में कोई वो नहीं था, तो ब्रिटिशर का। तो धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट बर्बाद हो गया। सीधी सी बात है ना, आप भी वही करोगे ना, चाइना वालों की क्या बात है। तो ये इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। वो हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे इतना टैक्स लगा देते थे कि अपने आप हमारा सामान महंगा हो जाता था। सिमिलरली जैसे एक इंडियन बंदा है, अगर वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था दूसरे देश से, तो उस पर टैक्स लगा देते थे। तो रॉ मटेरियल अगर 100 रुपए का है और टैक्स 200 का लग रहा है, तो इसको रॉ मटेरियल मिलता था 300 का, तो ये मार्केट में सामान बेचता था 500 का, फिनिश गुड्स। ठीक, और जब अंग्रेज इंपोर्ट करते थे भारत में सामान को, ब्रिटिशर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे, तो इस पे कोई टैक्स नहीं था, तो उनको ये रॉ मटेरियल मिल जाता था 100 रुपए में। तो 100 रुपए में रॉ मटेरियल मिल रहा है तो सामान 200 में बना देते थे। तो भारतीय आदमी अपना भारत का महंगा सामान खरीदेगा कि ब्रिटिशर का सस्ता सामान खरीदेगा, ये बताओ। आप किसका खरीदते, अपना खरीदते कि ब्रिटिशर का खरीदते? बोलो फटाक से, किसका सामान खरीदे रहते? हम रॉ मटेरियल जाके सामान बना रहे हैं, अंग्रेज भी जाके बना रहा है। हमको टैक्स पड़ जाता था तो हम सामान महंगा बेचते थे, वो सस्ता, तो सब लोग अंग्रेजों का खरीदते थे। ऐसे जाके टैक्स पॉलिसी से हमको बर्बाद किया गया। हैंड रेस करके बताओ, फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं, टैरिफ पॉलिसी समझ आया कि नहीं आया? आगे दूसरा, आप रीजंस पढ़ रहे हो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई। दूसरा, जब इंडियन प्रोडक्ट बनाते थे या भारतीय जो क्लॉथ होते थे, कपड़े होते थे, वो स्टिचेस के होते थे। स्टिचेस के होने का मतलब होता था हैंडमेड होता था, हाथ से बुना जाता था।
और अंग्रेजों के जो कपड़े होते थे, ब्रिटिशर्स के जो कपड़े होते थे, हैंडीक्राफ्ट होता था, वो मशीन मेड होता था। तो ज्यादा फिनिशिंग हमेशा मशीन मेड से आती थी, और दूसरा सस्ते भी थे। तो लोगों ने बोला हम अपने देश का सामान क्यों खरीदे जब वही सामान अच्छी फिनिशिंग के साथ मशीन मेड का मिल रहा है। तो ब्रिटिशर लोग क्या करे, मशीन मेड प्रोडक्ट लाना चालू कर दिए। तो इसे बड़े लेवल पे बनाते भी थे और सस्ते में लोगों को बेच देते थे। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गया। तीसरा, डिमांड पैटर्न बदला। इंडियंस के कपड़े पहनने का पैटर्न उस टाइम क्या था? धोती, कुर्ता, साड़ी। अंग्रेज लेकर आए क्या? शर्ट पैंट। हमको शर्ट पैंट अच्छा लगने लगा, पहनना कंफर्टेबल लगने लग गया। तो हमारा डिमांड पैटर्न चेंज हो गया भैया। ठीक है, हम बोले ये ज्यादा कंफर्टेबल है तो अंग्रेज का सामान खरीदेंगे। तो आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है या एग्जाम में आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे बर्बाद हुई, क्या बताओगे? पहला, टैक्स पॉलिसी के कारण। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ब्रिटिशर हमको बहुत टैक्स लगा देते थे। दूसरा, उनके प्रोडक्ट मशीन मेड थे तो ज्यादा बिकते थे क्योंकि फिनिशिंग अच्छी थी। तीसरा, हमारे ही लोगों की डिमांड बदल गई थी, हम ब्रिटिश के प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करने लग गए थे। और चौथा और आखिरी, ब्रिटिशर लेकर आया रेलवे सिस्टम। हम भारतीय जब सामान बनाते थे तो बैलगाड़ी से एक गांव से दूसरे गांव पहुंच पाते थे। अब ब्रिटिशर पूरे देश में रेल लाइन बिछा दिए थे, वो बनाते एक कोने में थे और अपने सामान को पूरे ऑल ओवर इंडिया क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जिसके कारण उनका बिजनेस ज्यादा बढ़ गया और हमारा बिजनेस डूब गया। तो इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री देश की बर्बाद हुई। अब आप बताओ, आपको समझ आया कि नहीं कैसे बर्बाद हुई? ईमानदारी से बोलो, आपको समझ आया कि नहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय हुई? कोई ऐसा पॉइंट जो फिर समझना हो, डाउट हो तो बता दो। कोई ऐसा पॉइंट जो फिर समझना हो तो बता दो, डाउट हो तो ब्रिटिशर ने हमें सिस्टमैटिकली बर्बाद किया है। पहला हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, अब समझ गए हो कैसे बर्बाद किया। दूसरा काम, इतने होशियार थे कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ने नहीं देते थे, स्लो कर दिए थे ग्रोथ को। ये नोशनल है, NO है, याद रखना। हमारी ग्रोथ को स्लो कर दिए थे। मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन ना, अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन अंग्रेजों के टाइम चाहता था कि मैं आज इंडस्ट्री डालूं इंडिया में बड़ी, तो उसको वो लोग बोलते थे तेरे को मशीन जो है या जो कैपिटल गुड्स है, फैक्ट्री डालोगे तो मशीन तो लगेगी, ये ब्रिटेन से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, भारत में कहीं नहीं मिलेगी, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ती थी। तो आधे लोग यहीं पे हिम्मत हार जाते थे। दूसरा ये बोलते थे इंडिया में बिजनेस करना है ना, ब्रिटिशर से परमिशन लो, वो हाँ बोलेंगे तो ही इंडिया में इंडस्ट्री डल पाएगी, वरना नहीं डल पाएगी। जिसके कारण आधे लोग हिम्मत हार जाते थे, इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं डल पाती थी। ठीक है, कौन सा लास्ट पॉइंट? ये रेलवे। हम इंडियन बिजनेसमैन तो बैलगाड़ी पे चलते थे, रोड्स वोड्स थी नहीं हमारे यहाँ, तो हम ज्यादा अपने मार्केट को बढ़ा नहीं पाते थे। ब्रिटिशर रेलवे सिस्टम लेकर आए और पूरे देश में अपना प्रोडक्ट बांटने लग गए, उनका बिजनेस ग्रो कर गया। ऐसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुई। दूसरा, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को स्लो कर दिया। बोले इंडस्ट्री डालना है ना, मशीन ब्रिटेन से ही आएगी और बहुत महंगी मिलेगी, खरीद सकते हो तो खरीद के इंडस्ट्री डालो, वरना नहीं डालना। दूसरा, जब तक तुम हमसे लाइसेंस या परमिशन नहीं दोगे इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाओगे, भारत में हमारा राज है। ऐसा करके उन्होंने इंडस्ट्रीज को बढ़ने नहीं दिया। अब आपको इससे ना ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए कि शुरुआती दौर में हमारे यहाँ कुछ ही इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाई। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे यहाँ 1907 में आई, इसका नाम टिस्को था, TISCO, याद रखना। पहली बड़ी इंडस्ट्री कौन सी थी? तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना, 1907 में बनी। और कुछ शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज इंडिया में बनी थी, ज्यादा इंडस्ट्रीज थी नहीं। ब्रिटिशर्स ने भी कुछ इंडस्ट्रीज को इंडिया में बढ़ाया जो उनको फायदा दे सकती थी, जैसे रेलवे, क्योंकि ब्रिटिशरों को अपने बिजनेस को बढ़ाना था और अपनी आर्मी को पूरे देश भर में फैलाना था, इसलिए उन्होंने रेलवे लाया भारत में। पावर जनरेशन, पोर्ट्स बनाए उन्होंने, सी पोर्ट्स, ताकि वो ट्रेडिंग कर सके। और उन्होंने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में लाया, मतलब पोस्टल सर्विस लेकर आए। ये सब इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर ने भारत में बनाई। ध्यान से सुनो, उन्होंने हमारे देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ने ही नहीं दिया। कुछ ही इंडस्ट्रीज हमारे देश में आई थी, कैसे? आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट, पेपर, नाम याद रखना, रिमेंबर।
ब्रिटिशर ने खुद से क्या ग्रो किया इंडिया में? रेलवे, पावर जनरेशन, पोर्ट्स बनाए, सी पोर्ट, और कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सर्विस मतलब पोस्ट ऑफिस लाए। इंडिया में कैपिटल गुड्स मिलते नहीं थे, मतलब फैक्ट्री की मशीन्स मिलती नहीं थी। ठीक है, बनवाना है या मंगवाना है तो ब्रिटेन से मंगवाओ, जिसके कारण इंडिया में ग्रोथ लोप साइडेड थी। लोप साइडेड मतलब अनबैलेंस, बिल्कुल हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मशीनें भारत में थी नहीं, सारी मशीनें ब्रिटेन से लाना था। क्या बेटा? आप अलग अलग होगा। शुरुआत तो जमशेद जी टाटा ने करी थी ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी, याद रखना, यही आंसर रखना, 1907 में फाउंड किया गया था। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने ही इनको बनाया है, फिर बाद में सब अलग अलग हो गए, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, भूलना मत। इतना क्लियर है कि नहीं ये बताओ, अच्छे से बताओ, समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? तो आपने दो सेक्टर खत्म कर दिए, कौन कौन से सेक्टर खत्म कर दिया? एग्रीकल्चर खत्म कर दिया और इंडस्ट्री खत्म कर दी। एक सेक्टर और बता रहा हूं और मैं रुक जाऊंगा। अब हम लोग आते हैं, कल पढ़ेंगे अपन फॉरेन ट्रेड, आज नहीं पढ़ रहे, ठीक है? अपन पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और ये VIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, तो इसको आज एकदम अच्छे से पढ़ लेना। ये हमारे देश का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बताता है कि अंग्रेजों के समय में हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा था। हर फिगर याद होना चाहिए तुमको इसमें। सबसे पहली बात याद रखना, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा था, हाई था। ठीक है, कितना हाई था? बर्थ रेट 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर 1000 था। मतलब डेली हर 1000 में 48 बच्चे पैदा होते थे और 1000 में से 40 लोग मर जाते थे। तो इसका नुकसान ये होता था कि जो कैपेबल लोग थे उनकी मृत्यु हो रही थी, और जो पैदा हो रहे थे अभी उनकी कोई एफिशिएंसी थी नहीं। तो ये बताता था कि देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, पैदा भी बहुत बच्चे हो रहे थे, गरीबी में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो बर्थ रेट भी बहुत हाई था। और क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी तो लोग मरते भी बहुत थे। तो कैसे रेशियो में? 48 पर 1000 बर्थ रेट था, हर 1000 में 48 लोग रोज पैदा हो रहे थे, और 40 पर 1000 मर रहे थे, हर 1000 में से 40 लोग मर जा रहे थे। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ये बताओ हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत था। इन्फेंट मतलब होता है वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है। उस टाइम उतना अच्छा हेल्थ केयर था नहीं, तो ये मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। ये फिगर याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। हर 1000 में से 1 साल से कम उम्र के 218 बच्चे मर जाते थे। आज की डेट में फिगर 42 पर 1000 है। हर 1000 में से 42 इन्फेंट बच्चे आज मरते हैं। पहले 218 था, जो बताता था कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत खराब थी। ठीक है, तीसरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की करते हैं। अंग्रेजों के समय में यह माना जाता था आदमी की एवरेज लाइफ 32 साल होती थी। कोई ना कोई बीमारी होती थी और वो मर जाता था, जैसे उसके स्पेनिश फ्लू और सूखा ये सब बहुत फैला था। उम्र 32 साल थी। फिर हमारे देश का हेल्थ केयर अच्छा हुआ तो अब ये 68 ईयर है आज की डेट में। अब बताओ ये तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? अच्छे से तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए, ये बताओ। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीनों समझ आया कि नहीं आया? देन लिटरेसी रेट की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की। तो हमारे देश में लिटरेसी रेट उस समय 16% हुआ करता था, उसमें से भी फीमेल्स का 7% होता था। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है कि हमारे देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए थी नहीं, पानी से और हवा से होने वाली बीमारियां बहुत फैलती थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी देश में। ये सब फिगर्स आपको याद रखने हैं, एक बार पढ़ लो, फोकस कर लो। डाउट हो तो मेरे को बताना, सर ये नहीं समझ आया। डाउट हो तो बताना, नहीं समझ आया। सभी लोग क्लियर है? फटाफट यस और नो बोलो यार। ये क्लियर है, हाँ या ना?
आज मैंने जो पढ़ाया पॉजिटिवली घर में आप पढ़ोगे, सैटरडे को इसका टेस्ट दे रहे हो आप। आज आप क्या पढ़ना, आप पढ़ना कि एग्रीकल्चर बैकवर्ड क्यों था, आप पढ़ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कैसे हुई और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ स्लो क्यों थी। फिर आप क्या पढ़ना, हमारे देश का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इतना पढ़ना आज, ठीक है। कल इसके आगे करेंगे और इतना पढ़ के ही आना। कौन सा पॉइंट बेटा? गरीबी बहुत ज्यादा थी देश में, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी थी नहीं, लिटरेसी रेट 16% हुआ करता था, मतलब पढ़े लिखे लोग 16% थे, उसमें फीमेल 7% थी। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है हमारे देश का, ठीक है। एवरेज लाइफ आदमी की 32 साल थी उस टाइम, 32 साल तक कोई जी पाता था, आज ये 68 ईयर है। यही पॉइंट है, ध्यान रखना। इतना पढ़ो आज आपके लिए काफी है ना, ध्यान रखना। कल इसके आगे करेंगे, ये पढ़ लो बस।